Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. Now today's topic is longevity and aging. Can we delay aging? An overview. So we look about the longevity, how can we increase the age, अपने हम एज को कैसे बढ़ा सकते हैं, और एजिंग जो है एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, उसको कैसे ख़त्म कर सकेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी। इसमें जो टॉपिक में ज़्यादातर जो है हम मेडिसिन्स और उनकी मैनेजमेंट, उनकी डिजीज़, उनकी कॉम्प्लिकेशंस सारी आपको बताएंगे। लेट अस सी दी चेक द कंटेंट्स, बेसिकली लेआउट क्या है इसकी। तो आउटलाइंस इसमें देखते हैं। बैकग्राउंड, लॉन्जेविटी एंड एजिंग होती क्या है बेसिकली लॉन्जेविटी, एक्टिविटीज़ ऑफ एजिंग, बायोमार्कर्स ऑफ एजिंग। इसके बाद सेकंड पार्ट में मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, समरी और कंक्लूजन्स हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ बैकग्राउंड। उसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाउ कैन वी एक्सटेंड शॉर्ट एंड लाइफ स्पैन। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हु एवर वुड लाइक हिज रिस्क उसका बढ़ जाए, टू बी इंक्रीज्ड एंड हिज लाइफ टू बी एक्सटेंडेड, कि उसकी ज़िंदगी भी बढ़ जाए, लंबी उम्र हो जाए, शुड अप होल्ड द टाइज ऑफ किनशिप, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। तो एक हदीस के मुताबिक ये है, whoever is pleased to have his provision expanded and his lifespan extended, then he should keep good relations with his family, अपने ख़ानदान के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की ये हदीस है। The messenger of Allah, peace be upon him, informs us that visiting relatives and giving sadaqah, it is not only pleasing to God but also prolongs the life of man। जो यहाँ पे हम लोगों के साथ विज़िट करते हैं या सदका देते हैं, उसके साथ साथ हमें अल्लाह ताला की खुशी मिलती है, अल्लाह ताला खुश होता है और उसके साथ हमारी लाइफ भी बढ़ा देता है। तो ये कुछ अहदीस हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला उम्रें बढ़ा सकता है, बढ़ा देता है। अगर हम दुआ करते रहें, अच्छे ताल्लुकात रिश्तेदारों के साथ रखेंगे, तो ये हमारी लाइफ जो है लॉन्जेविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। So let us see the definitions of longevity and aging study। इसमें हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एजिंग और लॉन्जेविटी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उसको हम पहले देखते हैं। सबसे पहले एजिंग को ई के साथ भी लिखा जा सकता है, एजिंग को ई के बगैर भी लिखा जा सकता है। इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड एल्डरली, बुढ़ापे में चले जाना, बूढ़े होना, उसकी तरफ इशारा करता है, उसको एजिंग कहते हैं। लॉन्जेविटी उसके अगेंस्ट है, अपोजिट है। मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, कि लंबी ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ की बढ़ जाना, लॉन्जेविटी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो क्या होती है, इज़ द एवरेज पीरियड दैट ए पर्सन मे एक्सपेक्ट टू लिव। एक अंदाजे के मुताबिक पीरियड होता है कि 70 साल हैं, 60 साल हैं, 80 साल हैं, जिसमें वो एक्सपेक्ट करता है मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। लाइफ स्पैन उसका रह सकता है, हेल्थ स्पैन रह सकता है, ब्रेन स्पैन रह सकता है कि इतनी उम्र में उसका फ्रेश रहेगा ब्रेन, उसके बाद वो बुढ़ापे में चला जाएगा और बहुत सारे डिजीज़ जो हैं उसके साथ अटैच हो जाती हैं। जेरंटोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज। जेरंटोलॉजी जिसमें हम करते हैं, जीरियाट्रिक्स जो है ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड एज। हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड एज की मेडिसिन होती हैं, बेसिकली मेडिसिन की ब्रांच है जीरियाट्रिक्स। और फ्रेलिटी जो है द कंडीशन ऑफ बीइंग वीक एंड डेलिकेट, यानी कमज़ोर हो जाना, वीक हो जाना, उस कंडीशन को फ्रेलिटी कहते हैं। इसके बाद फकंडिटी, जिसे एबिलिटी टू प्रोड्यूस अबंडेंस ऑफ स्प्रिंग्स, यानी बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा कर देना, उससे एबिलिटी जो होती है कुछ एनिमल्स में और ह्यूमन में। सार्कोपीनिया, लॉस ऑफ स्केलेटल मास, मसल मास जो है वो कम हो जाता है। एंड स्ट्रेंथ ड्यू टू एजिंग, और उसकी स्ट्रेंथ भी बंदे की, ह्यूमन बीइंग की कम हो जाती है ड्यू टू मसल मास की वजह से। लॉस ऑफ स्केलेटल मसल मास, उसको सार्कोपीनिया कहेंगे। तो हॉस्पाइस क्या होते हैं, ए होम प्रोवाइडिंग केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट, जो बिल्कुल एंड पे स्टेज पे होते हैं, उनका इलाज नहीं हो सकता, उनको रखने के लिए हॉस्पाइस हॉस्पिटल होते हैं। अमेरिका में, मुख्तलिफ अदर कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में खैर नहीं है, टर्मिनली इल पेशेंट के लिए हॉस्पाइस। सो लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एजिंग।
Aging is the process of growing older at cellular, organ or whole body level throughout the lifespan. तो एजिंग जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेलुलर लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे या होल बॉडी लेवल पे बंदा एक लाइफ स्पैन करता है, खर्च करता है, उससे जो है एजिंग हो जाती है, यानी उम्रें उसकी ख़त्म हो जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, बॉडी की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, टीलोमर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी जो हेड्स होते हैं, टॉप्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसी तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपने देखा होगा, मसल मास है, बहुत सारे आगे देखते हैं बायोमार्कर्स हैं जिनमें आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कम होंगी। इज़ नॉट क्लासिफाइड एज डिजीज़ बाई FDA, इसको क्लासिफाइड नहीं किया गया डिजीज़ के तौर पे FDA के मुताबिक। एज नो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कैन बी कंडक्टेड विदाउट डिजीज़, अगर डिजीज़ होगी तो फिर हम कोई इसमें ह्यूमन ट्रायल कर सकते हैं, डिजीज़ के बगैर किसी चीज़ पे हम नहीं हाथ लगा सकते। तो लिहाजा अब जो है एजिंग को एज ए डिजीज़ समझा जा रहा है, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे ट्रायल्स हो रहे हैं, बहुत सारी नई जो ड्रग्स हैं वो देखी जा रही हैं। एजिंग हैपन्स बिकॉज जीन्स दैट प्रोड्यूस डिलीटीरियस इफेक्ट्स लेट इन लाइफ आर नॉट अपोज्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचुरल सिलेक्शन होती है, जो शुरू में होते हैं जीन, उसके अपोज नहीं करते, वो कहते हैं जाने दें, जो इसकी डेथ की तरफ जा रहे हैं, मोर्टेलिटी की तरफ जा रहे हैं, मोर्डिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वो जाने देते हैं। तो लिहाजा इसके लिए जो है नई चीज़ें देखी जा रही हैं, बहुत सारी नई ड्रग्स देखी जा रही हैं। जस्ट एज द पर्पज़ ऑफ ऑन्कोलॉजी, कैंसर की जो स्टडी है उसके को डिफीट करने के लिए, कैंसर को इज़ टू डिफीट कैंसर, द पर्पज़ ऑफ बायोजेरोंटोलॉजी शुड बी डिक्लेयर टू डिफीट एजिंग। तो इससे हम एजिंग को भी डिफीट कर सकते हैं, कैंसर को भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ओल्ड एज में ज़्यादातर कैंसर्स के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह क्रोनिक डिजीज़, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और मेंटल डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिजीज़ है, इस तरह की बहुत सारे जो डिजीज़ हैं वो सामने आ जाती हैं एजिंग के साथ साथ। एजिंग इज़ नॉट यूनिवर्सल, ये नहीं हम कह सकते कि हमारे साथ होती है तो एजिंग हो रही है। एजिंग इज़ नॉट यूनिवर्सल, यानी नहीं है किसी अदर ऑर्गेनिज्म में। अगर हम देखें तो देखते हैं एग्जांपल यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म की हैं। बैक्टीरिया डू नॉट एज, बड़े नहीं होते, बैक्टीरिया की एजिंग नहीं होती। दे सिंपली ग्रो एंड डिवाइड, तो ये है कि उनकी एजिंग नहीं होती, ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टेंड टू एज एंड डाई, जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, इनमें ह्यूमन भी शामिल है, उनकी एजिंग भी होती है और डेथ भी हो जाती है। ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस अर्ली इन लाइफ आर दी वंस दैट एज फास्टर, जो बचपन में ही लाइफ में जो रिप्रोड्यूस होते हैं उनकी एज फास्टर ख़त्म होती है। यानी रिप्रोडक्शन जो है प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस अर्ली इन लाइफ में दैट आर दी वंस दैट आर एज फास्टर, वो जल्दी फास्टिंग एज हो जाते हैं, उनकी एजिंग जल्दी हो जाती है। हेड्रा एक प्लांट है, जिनस है, इज मेड ऑफ इंटायरली ऑलमोस्ट स्टेम सेल्स के बने होते हैं, सो नेवर डाई, ये हेड्रा की एग्जांपल है जो नेवर डाई होती है। तो लिहाजा हम भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्कवरी में आ रही हैं, रिंकल ख़त्म करने के लिए कोलेजन आ रहे हैं, बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आगे हम शेयर करेंगे आपके साथ। वी रिमेंड ओनली 14 डेज इन स्टेम सेल्स, हम सिर्फ 14 दिन के लिए स्टेम सेल में रहते हैं। ओनली एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, 14 दिन की जो कंसेप्शन होती है उस दौरान तक वो जो है ना स्टेम सेल में रहते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नेवर चेंज्ड एजिंग अप टिल लाइफ टाइम, इसलिए बंदे की जो शक्ल है वो कभी चेंज नहीं हुई, वही शक्ल रहती है। तो इसलिए रिप्रोडक्टिव सेल जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं हुए एजिंग के दौरान। सिर्फ जो दूसरे सेल्स हैं हमारे बॉडी के वो ख़त्म होते हैं, जो माइटोसिस वाला जो प्रोसेस होता है वो ख़त्म होता है, मियासिस वाले कभी नहीं ख़त्म होते। कंसेप्शन के दौरान जो स्पर्म और एग मिले थे वो कभी ख़त्म नहीं होते। वाइल अदर सेल्स कैन, बाकी सेल हो सकते हैं सिवाय उन सेल्स के जो मियोसिस में इन्वॉल्व थे, स्पर्म और एग जो है वो आपस में मिलते थे, कंसेप्शन होती है, 14 दिन तक वो स्टेम सेल रहते हैं। बाद में जो है ये माइटोसिस प्रोसेस होता है और उसके बाद डेथ भी हो सकती है। क्लोनिंग जो है एक मेथड है, जैसे यूनिवर्सल एजिंग नहीं होती क्लोनिंग के ज़रिए। तो इस पर बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हम देखते हैं कि कितने % है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले क्या कितने % था, अब इसके साथ साथ टाइम टू टाइम कितना चेंज हो गया। अमेरिकन टुडे जो है वो 78%, 78.2% जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है उनकी। पहले जो है 47% थी, अगर हम 50 साल 100 साल पहले चले जाएं तो अब देखें 78 या 80 के मुताबिक जो है जो एवरेज उम्रें हैं उनकी बढ़ चुकी हैं। इसके बाद अमेरिकन इन 19th सेंचुरी में देखा जाए 47.3 थी उसकी,
उस वक्त की जी देखें 47.3 थी, अब 78.80 के करीब आ गए। जापानीज़ जो हैं मोर देन 80 तक चले गए हैं। वहाँ पे जो है जापानीज़ में जो एजिंग है वो बहुत लेट होती है, लॉन्जेविटी वहाँ पे ज़्यादा है। इसके बाद यूरोपियन जो है इन द मिडिल एजेस 31.3 थे। इसी तरह एंशियंट ग्रीक्स 28 जो है एजिंग थी उनकी। अब देखें टाइम टू टाइम कितनी एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। तो इससे मुराद है कि कुछ ना कुछ अगर हम मेडिसिन में रेवोल्यूशन ले आएँ और क्लीनिनेस के ऊपर ले आएँ, एहतियात के ऊपर ले आएँ, प्रिवेंशन के ऊपर आ जाएँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए हम तगोदो करें, तो फिर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। लेट अस सी द सेलुलर सेनिसेंस क्या होता है। Cellular senescence is the one phenomenon by which normal cells ceases to divide. एक नॉर्मल फेनोमिनन है ज़िंदगी का जिससे सेलुलर सेनिसेंस का मतलब डेथ हो जाना, डाई हो जाना, सेल डाई होना शुरू हो जाते हैं, बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। इससे मुराद सीधी बात करूँ मैं, सेलुलर सेनिसेंस जो है इज़ वन फेनोमिनन, एक ऐसा फेनोमिनन है, ऐसा अमल है बाय विच नॉर्मल सेल सीज टू डिवाइड। नॉर्मल सेल जो है वो आगे डिवाइड नहीं होते, रुक जाते हैं, डिवीजन नहीं होती। एक साइंटिस्ट था लियोनार्ड हेफ्लिक एंड पॉल मोरहेड, दो साइंटिस्ट थे, फाउंड आउट दैट नॉर्मल ह्यूमन फीटल फाइब्रोब्लास्ट एंड कल्चर रीच ए मैक्सिमम ऑफ अबाउट 50 सेल पॉपुलेशन डबलिंग्स बिफोर बिकमिंग सेनिसेंट। वो तकरीबन 50 टाइम्स तक जो सेल्स हैं पॉपुलेशन डबलिंग करते हैं, उसके बाद सेनिसेंट में चले जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं तकरीबन 50 साल के बाद जो है वो एजिंग के जो प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। यानी 50 दफ़ा वो डिवीजन करते हैं, डबलिंग करते हैं, फिर उसके बाद सेनिसेंट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि कैसे सेनिसेंट सेल्स डिस्ट्रॉय करता है बॉडी को, फिर हम उसका इलाज कैसे करेंगे, उसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कौन से जो मेथडोलॉजीज़ हैं, कौन से बायोमार्कर्स हैं जिसको हम चेक करेंगे। सेनिसेंस अराइजेज एज द कंसिक्वेंस ऑफ सेलुलर स्ट्रेस। ये सेलुलर स्ट्रेस होती है जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं सेल। एज टीलोमर इरोजन, टीलोमर जो हैं वो टॉप्स होते हैं, क्रोमोसोम के जो टॉप वाली पोजीशन, एंड पोजीशन होती है, उसको टीलोमर कहते हैं। उनकी इरोजन शुरू हो जाती है, टूटने शुरू हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं हेड जोन के। तो लिहाजा अनरिजॉल्व डीएनए डैमेज और रिजॉल्व नहीं होता। डीएनए डैमेज हुआ, वापस नहीं आया, या तो कैंसर में जब म्यूटेशन में चला जाएगा या ऑन्कोजेनिक सिग्नलिंग में चला जाएगा, जिनकी वजह से वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिहाजा सेलुलर सेनिसेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल और टॉपिक इन एजिंग। तो अब हम देखते हैं सेलुलर सेनिसेंसेस में क्या डिफरेंस आया। दिस इज न्यू फ्रेश फेस, न्यू एज, और इसके देखें 50 साल के बाद जो एजिंग है उसमें रिंकल्स आ गए हैं, हेयर जो है वो वाइट हो गए हैं, मुख्तलिफ जो है बॉडी के अंदर तब्दीली आई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी तब्दीली आती है और कौन कौन सा इसका इलाज अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे देखें प्रेवलेंस इन द वर्ल्ड एजिंग इज क्रूअल रियलिटी। ये एक ओरिजिनल रियलिटी है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो लिहाजा इन द वर्ल्ड दैट अफेक्ट्स ह्यूमन विच प्रोजेक्ट 22% ऑफ द पॉपुलेशन इनटू ओल्ड एज अडल्ट्स बाय 2050। 22% जो पॉपुलेशन है ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाएगी 2050 में। तो इन द नंबर ऑफ पीपल एज्ड 65 आर ओल्डर एस्टिमेटेड 524 मिलियन इन 2010, विद मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा डेथ हो रही हैं, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिसमें अमेरिका है, जापान है, इस तरह मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो वो शामिल हैं जिसमें एजिंग जो है वो कम हो गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें जो है, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा जल्दी हो जाता है। द रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट्स इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवर द पास्ट सेंचुरी वर पार्ट ऑफ शिफ्ट इन द लीडिंग काजेज ऑफ डिजीज़ एंड डेथ। तो ये कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेंज हुई है लास्ट सेंचुरी में, काफ़ी तब्दीली हुई है, ड्रग्स नई बनी हैं, नई जो सफाई की मुहिम चली है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो क्लीनिनेस की तरफ चली गई हैं और अच्छे लेवल की तरफ चली गई हैं, तो इनका प्रेवलेंस अब कम होता जा रहा है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट देखें पर्सन कौन कौन से हैं। जेनी कैलमेंट, ये 122 ईयर्स एंड 164 डेज फ्रांस की है। 1875 से 1997 में इनकी डेथ हुई थी, और 122 साल और 164 डेज़ की। इसी तरह एक जो मैन था क्रिस्टीन मोल्टेंसन था, 115 ईयर्स 115 साल 252 डेज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट का ये बंदा है।
तो ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट जो बंदे हैं जिनको दिखाया गया यहाँ पे कितनी उनकी उम्रें थी। इसके बाद हम ये बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एजिंग की। मैं शॉर्टकट यहाँ पे करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबी हैं थ्योरीज, अगर कोई देखना चाहे तो मज़ीद मुझे रिक्वेस्ट कर सकता है, तो मैं उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा या डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। साइकोलॉजिकल एक थ्योरीज हैं, मस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स 1943 की थ्योरी है, एरिक्सन साइकोलॉजिकल जो स्टेजेस हैं 1956 में हुई, सिलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विद कंपनसेशन 1980 में। इसके बाद सोशियोलॉजिकल है जिसमें एक्टिविटी कंटिन्यूटी के ऊपर थ्योरीज हैं, फिर बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं डैमेज के ऊपर, जेनेटिक के ऊपर, ग्रेजुअल इम्बैलेंस के ऊपर। इसी तरह दोज दैट आंसर द क्वेश्चन व्हाई डू वी एज, हम क्यों एज में चले जाते हैं, एंड दोज दैट एड्रेस द क्वेश्चन हाउ डू वी एज, तो कैसे होते हैं, आखिर वजह क्या है उसकी। तो ये एक आपको रीज़न थ्योरीज बताती हैं कि क्यों हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे देखते हैं स्पीशीज़, नेक्स्ट स्लाइड में हम स्पीशीज़ स्पेसिफिक लॉन्जेविटी जीन्स कहाँ कहाँ पाया गया है, कहाँ कहाँ देखा गया है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जिनमें लॉन्जेविटी जीन्स देखे गए हैं। उसमें फ्लाइज हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है, ये फ्लाइज हैं, फ्रूट फ्लाइज। निमाटोड्स हैं जिसमें कैनरोरैप्टिस एलिगेंस जो हैं। इसके अलावा माइस हैं, मस्कुलस जो है जिसे माइस हम यहाँ पे दिखाया हुआ है, यीस्ट है, सेक्रोमाइसीज, सिरीविजिया जो है ये एक जो है यीस्ट है, उसको भी देखा गया है, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन की हो स्टेम सेल्स बनते हैं। ह्यूमंस है, होमोसेपियंस में देखा गया है। गैलापागोस टर्टल्स हैं, जियोचिलोन और एलिफेंटोपस ये एक नाम है। तो इसके बाद लाइफ स्पेन रेंजिंग फ्रॉम 2 to 3 वीक्स टू 100 to 200 ईयर्स। तो लाइफ स्पेन ये भी हो सकती है, दो से 3 वीक भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 100 to 2 ईयर्स भी हो सकते हैं। तो लिहाजा ये एक स्पीशीज़ स्पेसिफिक लॉन्जेविटी जीन दिखाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एजिंग, के कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स हैं। इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, कि ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। ग्रेटर रिस्क ऑफ हीट स्ट्रोक और हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम हो जाता है, हीट स्ट्रोक होना शुरू हो जाती है, यानी सर्दी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। स्लाइट डिक्रीज इन हाइट, स्लाइट डिक्रीज इन हाइट में कमी आती है। एज द बोन्स ऑफ द आवर स्पाइन्स, स्पाइनल कार्ड की जो बोन्स हैं गेट थिनर, पतली हो जाती हैं। लूज सम हाइट, और वेट जो हाइट है उसको भी कम कर देते हैं। तो यानी बंदा बड़ा नहीं हो जाता एजिंग के दौरान, बल्कि उसका कद छोटा होता है। बोन्स ब्रेक मोर इजीली, ब्रेकिंग जो बोन्स हैं, ओस्टियोपोरोसिस हैं, बहुत सारे और जो बोन के डिजीज़ेज हैं, जॉइंट्स की डिजीज़ेज हैं वो हो जाती हैं, मसल की डिजीज़ेज हो जाती हैं। जॉइंट भी चेंज हो जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम माइनर स्टिफनेस टू सीवियर आर्थराइटिस में चले जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टूप्ड पोस्चर, यानी ड्रूलिंग पोस्चर है, सही चल नहीं सकता बंदा, सर झुका के मुश्किल से चल सकता है, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ में होता है। इस तरह की जो कंडीशंस हैं ये हो जाती हैं। डिमेंशिया भी हो जाता है, वो आगे हम बात करेंगे कौन कौन से हैं। मेजर डिजीजेज ऑफ एजिंग, एजिंग की कौन सी मेजर डिजीजेज हैं ये आप देखें, जो अभी करंटली हमने मेन फोकस किया है। बहुत सारी और डिजीजेज हैं, मोर देन 50 or 100 डिजीजेज आर देयर, लेकिन यहाँ पे वी हैव शोन ओनली फ्यू ऑफ देम। फॉर एग्जांपल अल्जाइमर डिजीज़ जो डिमेंशिया होता है, जिसमें मेंटल जो है यादाश्त, मेमोरी लॉस हो जाता है। इसके बाद कैंसर जो है वो वेरी कॉमन है। इसके बाद किडनी डिजीजेज आर आल्सो वेरी कॉमन। हार्ट डिजीजेज आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। ऑटोम्यून डिजीजेज आर आल्सो वेरी कॉमन, एलर्जी भी हो जाती है ऑटोम्यून डिजीजेज। टाइप 2 डायबिटीज आर आल्सो कॉमन, और इम्यून सिस्टम डिक्लाइन इज आल्सो सीन इन मोस्ट ऑफ द पीपल विद एजिंग। अब हम देखते हैं कि हॉल मार्क्स ऑफ एजिंग के क्या हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं, काजिंग क्या है। तो लिहाजा लेट अस सी व्हाट आर द मेजर काजिंग। हॉल मार्क्स ऑफ एजिंग क्यों होता है? जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, जीन के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाती है पहले नंबर पे। प्राइमरी हॉल मार्क्स काजेज ऑफ डैमेज, टीलोमर एट्रिशन, टीलोमर जो इनके कॉर्नर पे एंड पे होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इनके आगे बात भी होगी मजीद, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से टीलोमर होते हैं जो क्रोमोसोम के एंड्स पे होते हैं, टॉप पे होते हैं, वो टीलोमर उन्हें कहते हैं, टीलोमर। तो लिहाजा ये भी एक साइंटिस्ट थी, उसने इसको डिस्कवर किया था टीलोमर के ऊपर, उसको भी नोबेल प्राइज़ मिला था।
तो एपिजेनेटिक अल्ट्रेशन है, अल्ट्रेशन हो जाती है कि जीन से पहले जो एनवायरमेंटल है इफेक्ट होते हैं, एपिजेनेटिक्स होते हैं, उसके अंदर जो तब्दीली आती है, प्राइमरी हॉलमार्क्स हैं, वो भी काजेज ऑफ डेथ के कर सकते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ प्रोटियोस्टेसिस होता है, प्रोटीन जो है वो भी लॉस होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हमारे पास एंटागोनिस्टिक हॉलमार्क्स होते हैं, रिस्पॉन्सेज टू डैमेज की तरफ लेके आते हैं। डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिंग, जो न्यूट्रिएंट सेंसिंग है वो डीरेगुलेटेड हो जाती है कि हम पूरा खाना नहीं खाते, थोड़ा खाते हैं एजिंग के दौरान ना, ओल्ड एज में नहीं खा सकते। डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिंग कम हो जाती है। तो एंटागोनिस्टिक है, ये रोकते हैं कि एजिंग की तरफ जाएं, रिस्पॉन्सेज टू डैमेज की तरफ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाता है, वो भी एंटागोनिस्टिक हॉलमार्क्स हैं। सेलुलर सेनिसेंस यहाँ पे हो रहा है कि सेल डेथ हो रही है, डैमेज हो रहा है, ये भी एंटागोनिस्टिक हॉलमार्क्स में आते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि स्टेम सेल्स एग्जॉशन हो जाती है, स्टेम सेल्स की। इंटीग्रेटिव हॉलमार्क्स हैं, कल्प्रेट्स ऑफ द फिनोटाइप, जो हमने शक्लें हैं वो चेंज होती हैं। अल्टर्ड इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन भी अल्टर हो जाती है, कम्युनिकेशन जो इन ब्रेन की हैं, नर्व्स की हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो मल्टीपल रीजंस आर देयर, ऑल हॉलमार्क्स ऑफ द एजिंग आर देयर, आई हैव शोन सम ऑफ देम। फर्दर वी सी नेक्स्ट रोल ऑफ डाइट। ये रोल ऑफ डाइट क्या है? जैसे न्यूट्रिएंट का उन्होंने सेंसिंग का कहा है, तो कौन सी ऐसी डाइट अगर हम लें तो हमारी एजिंग बढ़ सकती है और लाइफ स्पैन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, हम लॉन्जेविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने पहले नंबर पे बताया कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, डीआर भी कह सकते हैं, हैज़ बीन फाउंड टू इंक्रीज लाइफ स्पैन इन मैनी ऑर्गेनिजम्स। और कैलोरिक रिडक्शन बाय 30% ग्रेटली इंक्रीजेज लाइफ स्पैन। एक अहम रोल है कि कैलोरिक जो रिडक्शन अगर आप करेंगे, कम से कम कैलोरी इनटेक करेंगे, 30% कम कर देंगे तो लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह मैकेनिज्म इज नॉट फुली अंडरस्टूड, ये भी एक रीज़न है कि अभी मैकेनिज्म का अंडरस्टूड नहीं है, अननोन है, अभी तक कुछ नोन हो रहे हैं, कुछ का नहीं पता। डीआर या डाइटरी रिस्ट्रिक्शन अफेक्ट्स इंसुलिन और आईजीएफ जो इनके पाथवे हैं, दैट रेगुलेट ट्रेड ऑफ बिटवीन फेकंडिटी एंड लॉन्जेविटी, जो ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा पैदा कर देते हैं, फेकंडिटी एंड लॉन्जेविटी को जो बढ़ाते हैं, उनके दरमियान ट्रेड ऑफ करते हैं। तो उनके अंदर जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हैं, उनके अंदर ये तब्दीली आ जाती है। तो ये फैक्टर भी इसमें शामिल है। इसलिए हमने आगे देखना है कि मेटफॉर्मिन जो है वो भी एजिंग के लिए इस्तेमाल होती है, यानी लॉन्जेविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनकी रीज़न बैकग्राउंड यहाँ पे आप देख लें कि रोल ऑफ डाइट का है, इंसुलिन और आईजीएफ जो है, इंसुलिन जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनसे जो हम देखेंगे कि कैसे वो चेंज करते हैं। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन में हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन कर सकती हैं और कौन कौन सी डिजीज़ कम हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की प्रिजर्व्स कोग्निशन, जो हमारा ब्रेन है, मेंटल स्टेटस है, वो चेंज हो सकता है, अच्छा रहेगा, यानी कामयाब रहेगा। उसमें भूलने की जो आदत है, मेमोरी लॉस की है, वो कम हो जाएगी, डिमेंशिया कम होगा। डिलेज सार्कोपिनिया, मसल मास जो स्केलेटल मसल मास कम हो जाता है, वीकनेस हो जाती है मसल की, वो भी डिले हो जाएगी कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन से। ये एक अहम पॉइंट है आपके सामने। प्रोटेक्ट्स कोलॉन हेल्थ, जो बड़ी आंत है कोलॉन, उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। डिलेज ब्रेन एट्रोफी, ब्रेन की जो एट्रोफी होनी होती है, सुकड़ना हो जाता है, छोटा हो जाता है ब्रेन, तो उसको भी कम करती है। लोअर इंसिडेंस एंड प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर, कैंसर को भी कम कर सकती है। ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करेंगे तो कैंसर ही ज़्यादा बढ़ेंगे। तो लिहाजा इन चीज़ों को अगर आप कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो एजिंग भी इसमें कम होगी और लॉन्जेविटी बढ़ेगी। प्रिवेंट्स एज रिलेटेड डायबिटीज़ भी कम होगी, क्योंकि एजिंग डिजीज़ है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, वो भी कम होंगे। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज से बचाती है, उसमें हाइपरटेंशन भी शामिल है और एंजाइना पेक्टोरस है, स्कीमिक हार्ट डिजीजेज हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हैं। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो ऑटोइम्यून डिजीजेज है, इसको कम करेंगे। डिलेज ऑस्टियोपोरोसिस, जो फीमेल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बोन्स की ब्रेकिंग का, वो मिनोपाज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस, वो भी कम हो जाती हैं। तो दीज आर दी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग अबाउट द कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। अब देखते हैं रिंकलिंग ऑफ स्किन क्यों हो जाता है। देखें आप शक्ल, एक फ्रेश जो है, फ्रेश शक्ल ये है अडल्ट एज में, और देखें ओल्ड एज में क्या शक्ल होगी। सर्टेन स्किन सेल्स प्रोड्यूस कोलेजन ड्यूरिंग देयर यंगर एज, रिप्रोडक्टिव ईयर्स में उस वक्त कोलेजन पैदा होती है, उस वक्त वो फ्रेश होता है। अब देखते हैं व्हेन दे रीच सेनिसेंस, जब ओल्ड एज तक पहुंचते हैं, एंड कैन नो लॉन्गर डिवाइड
दे प्रोड्यूस कोलिजिनेज, एंजाइम पैदा कर देते हैं कोलिजिनेज, जो कोलेजन को तोड़ देगा और वो एजिंग की तरफ, रिंकलिंग की तरफ हो जाएगा। एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन कोलेजन, दिस प्रोसेस में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर थिनिंग एंड रिंकलिंग ऑफ स्किन एज वी एज। एज के साथ जो रिंकलिंग होती है वो किसकी वजह से हो रही है? कोलेजन की वजह से हो रही है, कोलेजिनेज की वजह से, जो एंजाइम है। तो लिहाजा हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो कोलेजिनेज को कम करें, उसको रोकें और रिंकलिंग को कम कर सकते हैं। तो ये भी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रीमें हैं, कौन कौन से सीरम हैं जिनको देने से रिंकलिंग ख़त्म हो सकती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें क्रिटिकली कंसाइज यहाँ पे रिव्यू दिया गया है, आपको बताया गया है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसको एजुकेशन लेवल पे भी देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, और जो एजिंग के रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनको भी ये इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक का पता चलेगा। इसके बाद शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमर्स क्या हैं? टीलोमर्स वर डिस्कवर्ड बाय एलिजाबेथ ब्लैकबर्न एंड नोबेल प्राइज गिवन इन 2009। एक फीमेल थी जिसने ये टीलोमर को डिस्कवर किया था और 2009 में उसको नोबेल प्राइज मिला था। टीलोमर्स कैन बी पिक्चर्ड एज प्रोटेक्टिव कैप्स होती हैं, प्रोटेक्टिव कैप्स या टॉप्स मैंने आपको कहा था, ऑन द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। आगे दिखाता हूँ इसकी फिगर नेक्स्ट पेज पे। तो बट ईच टाइम ए क्रोमोसोम रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ इट लूजेस ए स्मॉल बिट ऑफ इट्स टीलोमर्स, ये इस तरह से टीलोमर को कम करता जाता है। तो लिहाजा ये एक शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमर्स हो जाते हैं जिनकी वजह से एजिंग होती है। टीलोमर्स डू नॉट शॉर्टन इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल में शॉर्टन नहीं होते, जबकि अदर सेल्स में वो शॉर्टनिंग हो रहे हैं माइटोसिस में। ऑक्सीडेटिव डैमेज कैन आल्सो शॉर्टन टीलोमर्स व्हेन ए सेल्स टीलोमर्स हैव रीच्ड ए क्रिटिकली शॉर्ट लेंथ आफ्टर 40 to 60 पॉपुलेशन डबलिंग्स इन यंग ह्यूमन सेल्स। तो वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाते हैं जिनकी वजह से जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं, कैंसर की तरफ जाते हैं, म्यूटेशन की तरफ चले जाते हैं, एजिंग की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे देखें आप गौर से, हाउ शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमर्स हैपेंड, कैसे हुई? व्हाट वी लूज विद एज, क्या लूज करते हैं? लिहाजा ये क्रोमोसोम के टॉप्स हैं, ये क्रोमोसोम है, ये टीलोमर्स है, क्रोमोसोम एंड टीलोमर्स एंड कैप्स दैट प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम। और ये सेल्स हैं, ऐसे ऐसे सेल जो है ना ख़त्म होते होते ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन पहले स्टेप में टीलोमर्स शॉर्टन हुई एंड इवेंचुअली सेल डिविएंट स्टॉप्स हुई, और ये टीलोमर एंड जो इनको सेव करते थे क्रोमोसोम को, जीन्स को, वो ख़त्म हो गए हैं। अब ये ओपन है, एक्सपोयर इनका जल्दी हो जाता है किसी भी चीज़ से, और जिनकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई डिजीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है, और प्रॉब्लम आ जाते हैं लाइक वी सी इन दिस स्लाइड। इन्फ्लेमेशन काजेज एजिंग, इन्फ्लेमेशन जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म है, जैसे ओबिसिटी में, डायबिटीज़ में होता है और हाइपरटेंशन में, इसी तरह का ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियासिस है, प्रोस्टाइटिस, सीओपीडी, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी अस्थमा की तरह साथ मिलती जुलती डिजीज़ है। कैंसर है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जीमर डिजीज़ है, एपिलेप्सी है, डिमेंशिया है। इन्फ्लेमेशन काजिंग की वजह से, ये एजिंग की वजह से जो डिजीज़ हो रही हैं वो यहाँ पे बताई जा रही हैं। इन्फ्लेमेशन कैन गो टूवर्ड द एजिंग और डिजीज़ की तरफ आ जाता है। प्रो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म्स भी होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म होते हैं जो एजिंग काज करते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें हाइपरटेंशन, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाता है, डायबिटीज़ भी हो जाती है एंड सेंट्रल ओबिसिटी होती है। इसके बाद बोन में जो प्रॉब्लम आ सकता है एंड कार्टिलेजेस में ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है एजिंग के साथ। इसके बाद स्किन के ऊपर देखें रिंकल्स आ जाते हैं, सेलुलाइटिस आ जाते हैं, सेलुलाइट आ जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर में एथेरोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, जो ब्रेन में एस्कीमिया स्ट्रोक होता है या हेमरेज स्ट्रोक होता है वो, हीट हार्ट फेलियर हो जाता है, और सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीजेज भी सीएनएस की हो जाती हैं। सेरिब्रोवेस्कुलर यानी वेसल्स ऑफ द सीएनएस हैं उनकी डिजीजेज हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्या इनके मार्कर्स देखेंगे, व्हाट आर द मेजर मार्कर्स फॉर दिस एजिंग। उसमें 3 मेजर मार्कर्स हैं, सोशल बायो मार्कर्स हैं, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड किस तरह का है उस कंट्री का या मुल्क का या इन लोगों का वो कैसा है। बायोलॉजिकल जो बायोमार्कर्स हैं, इंटर एंड इंटरसेलुलर पाथवेज, हॉल मार्क ऑफ एजिंग जो पहले बता चुका हूँ। फंक्शनल बायोमार्कर्स हैं, एज रिलेटेड डिजीजेज हैं, सिस्टम्स फंक्शंस हैं, सेंसरी फंक्शंस सिस्टम्स हैं। तो ये जो है मेजर रीजंस हैं जिनके वजह से जो एजिंग है वो हो सकती है। बायोलॉजिकल बायोमार्कर्स ऑफ एजिंग, इनमें कौन कौन से बायोलॉजिकल बायोमार्कर हो सकते हैं? बायोलॉजिकल एजिंग बायोमार्कर्स, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, प्लाज्मा CF, DNA,
SNP वेरिएशन, mtDNA कॉपी नंबर, इस तरह के बहुत से DNA डैमेज रिपेयर, ये मुख्तलिफ जीन है। PARPI जो ये जीन्स हैं, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से ये मार्कर्स देखे जा सकते हैं। टीलोमर अट्रिशन हो जा सकती है, कम हो जाते हैं, उनके टॉप कैप्स जो हैं कम हो जाते हैं। ब्लड ल्यूकोसाइट टीलोमर लेंथ देखी जा सकती है। टीलोमर RNA देखे जा सकते हैं कि वाकई वो कम हुए हैं या नहीं है एजिंग के साथ, और न्यू एज के साथ आप चेक कर सकते हैं तो रिपेयर हुए या नहीं हुए। एपिजेनेटिक्स हैं, एपिजेनेटिक क्लॉक्स होती हैं, DNA मिथाइलेशन पैटर्न होते हैं, लाइन 1I DNA मिथाइलेशन और मुख्तलिफ एसिटाइलेशन होते हैं, ये भी देखा जा सकता है। प्रोटियोस्टेसिस हैं, प्रोटियोमिक्स हैं, ऑटोफेजी जो है ये आज लेटेस्ट 2016 में इसके ऊपर भी डिस्कवरी हुई है, नोबेल प्राइज़ मिला है। ऑटोफेजी से बहुत सारी हम चीज़ें बचा सकते हैं, यानी सेल खुद ब खुद उसको खा लेता है, ख़त्म कर लेता है। इसके बाद हमारे न्यूट्रिएंट सेंसिंग में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हैं, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, IGF-1 और I है, इंसुलिन सिग्नलिंग है, मेटाबोलोमिक्स हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल जो है वजह क्या हो सकती है, रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रियल नंबर कम हो सकते हैं, DNA कॉपी नंबर एंड प्रोटीन लेवल कम हो सकते हैं। सेलुलर सेनेसेंस में ये PI1 जो 6 है, INK 4A, SA बीटा GAL, P53 जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ हो रहा है। इसी तरह MMPs हैं, TIMPs हैं, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, ये सम जीन्स का उन्होंने जिक्र किया है। सेलुलर जो सेल्स हैं वो काम करते हैं, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा आ रहा है इस वक्त P53 का, जो ये स्टिमुलेट करते हैं जिनकी वजह से लॉन्जेविटी बढ़ती है और एजिंग कम होती है। स्टेम सेल एग्जॉशन है, क्लोनल कंपोजिशन देखी जाती है, लिनिएज देखा जाता है, सेल्फ रिन्यूअल है, कैपेसिटी क्या है, प्रोलिफरेटिव रिस्पॉन्सेज टू साइटोकाइन, सेल सेनिसेंस वगैरह भी देखा जाता है। सेल कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लेमेशन को सर्कुलेटिंग फैक्टर्स हैं, इंटरल्यूकिन 6 है, TNF अल्फा है, इंटरल्यूकिन I है, और RA जो है इसमें देखा गया है इंटरल्यूकिन 1 बीटा है, TGF बीटा है, मल्टीपल जो है VEGF जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, बीटा 2 हैं, ग्लोब्युलिन जो है इनको देखा जा सकता है। दीज आर द मेजर बायोमार्कर्स ऑफ एजिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और जो हमें फिजिकल फंक्शन एंड एंथ्रोपोलॉजी में हमें नज़र आते हैं कि उनकी जो प्रैक्टिबिलिटी है ऑफ मेजरमेंट वो कम हो जाती है, पहले हाई होती थी, लेकिन आउटकम प्रेडिक्शन उनकी मॉर्टेलिटी की तरफ चली जाती है, डेथ की तरफ चली जाती है, मॉर्बिडिटी की तरफ चली जाती है, और CVT डिक्लाइन हो जाता है। तो उनमें देखते हैं कौन कौन से फिजिकल फंक्शन कम हो जाते हैं, कौन से ब्लड बेस्ड कैंडिडेट मार्कर्स कम हो जाते हैं। पहले भी डिस्कशन हुआ है, लेकिन इसको सेपरेट डेफिनेशन में हमने एक्सप्लेन किया। मॉलिक्यूलर DNA बेस्ड मार्कर्स हैं, नॉवल मार्कर्स हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं बायोमार्कर्स। वॉकिंग स्पीड कम हो जाती है, चेयर स्टैंड इसमें जो है शुरू में हाई होती है लेकिन बाद में कम हो जाती है, स्टैंडिंग बैलेंस कम हो जाता है, ग्रिप स्ट्रेंथ कम हो जाती है, BMI कम हो जाती है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस कम हो जाता है, मसल मास डिक्लाइन हो जाता है। तो दीज आर दी आउटकम प्रेडिक्शन, और शुरू में प्रैक्टिबिलिटी इसकी हाई थी। ब्लड बेस्ड कैंडिडेट मार्कर, ये पहले भी बात कर चुका हूँ, इंटरल्यूकिन 6 है, TNF अल्फा है, CRP है, C रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, HbA1c, प्लाज्मा ग्लूकोज, एडिपोकाइंस, थायराइड हार्मोन्स हैं, विटामिन D है, ये भी लेवल कम हो जाता है। तो ये मॉर्टेलिटी, ग्रिप स्ट्रेंथ कम हो रही है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद मॉलिक्यूलर DNA बेस्ड मार्कर्स हैं, DNA क्रोमोसोमल डैमेज है, टीलोमर लेंथ है, DNA रिपेयर है, इसमें भी कम हो जाती हैं। यहाँ पे हाई थी, मॉडरेट टू हाई कंडीशन में थी, लेकिन यहाँ पे कम हो गई है। नॉवल मार्कर्स हैं, बिलुरोबिन है, एजेस हैं, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसे एजेस कहा जाता है। मेटालोथायोनीन्स हैं, माइक्रो RNAs हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल, लो लेवल इसमें हो जाता है प्रैक्टिबिलिटी। और CVT रिलेटेड मॉर्टेलिटी, एजिंग ब्रेन, CVT एजिंग जो है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं वो कॉमन हो जाती हैं जिनकी वजह से डेथ हो जाती है। तो दीज आर द मेजर फंक्शनल डिफरेंसेस और जिनके बायोमार्कर्स हैं जिनकी वजह से डेथ हो सकती है। तो लेट अस सी दी मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट मेथड्स। कौन से मैनेजमेंट मेथड हो सकते हैं हमारे पास? पैराबायोसिस कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ यंग ब्लड इनटू ओल्ड ब्लड। जैसे यंग ब्लड है, ओल्ड ब्लड को अगर देगा तो उससे भी मैनेजमेंट की जा सकती है, यानी जो बंदा है उसकी एजिंग कम होगी या ऐसा लेट हो जाएगी। सनलाइट प्रोटेक्शन है, ये सनलाइट से अगर प्रोटेक्ट करेंगे, ये हदीस में भी है और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि सनलाइट से जो है अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो आपकी लाइफ जो है ना वो बढ़ जाती है। कुछ उनका किस्सा वाक़या भी है, 300 बंदों का जो वो सोए रहे
गार के अंदर, उनका जो बताया गया कि सन के अंदर नहीं थे, तो वो नौजवान ही दोबारा पैदा हुए थे, दोबारा उठे थे। स्लीप कंट्रोल है, इसी तरह अगर हम बात करें, इसको अगर प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए तो भी हम जो है ना मैनेज कर सकते हैं। एक्सरसाइज रूटीन को अगर एडजस्ट करें तो एजिंग को रोक सकते हैं। स्मोकिंग सेसेशन से एजिंग को रोक सकते हैं। स्ट्रेस से रिडक्शन से हम एजिंग को रोक सकते हैं और लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर हम कम करेंगे तब भी लॉन्जेविटी बढ़ेगी। एपिजेनेटिक्स को कम करेंगे तो लॉन्जेविटी बढ़ेगी। सिनोलिटिक एजेंट्स हैं जो सेनिसेंस सेल्स को ख़त्म करते हैं या एजिंग वाले सेल्स को डेथ कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं बॉडी से। सिनोलिटिक ड्रग्स हैं वो हम दे सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड दे सकते हैं एजिंग के लिए और लॉन्जेविटी के लिए। ह्यूमेनिन पेप्टाइड हैं, ये दे सकते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट फॉर एजिंग। तो स्ट्रेस रिडक्शन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले बात होगी स्ट्रेस रिडक्शन की। मेडिटेशन इनकरेजेस, मेडिटेशन अगर आप करते हैं और रिड्यूसेस द एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करेगी। तो लिहाजा इन चीज़ों को लाजमी देखा जाना चाहिए कि मेडिटेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट है। बाई रिड्यूसिंग स्ट्रेस को कम करने का मेडिटेशन आल्सो लोअर्स आवर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल एंड दस रिड्यूसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन योर सेल्स। तो रिहर्सल जो हम करते हैं या मेडिटेशन क्लास करते हैं उससे काफ़ी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाती है। यू कुड आल्सो ट्राई फोकस्ड ब्रीदिंग और एक्सरसाइज विच बूस्ट द रिलीज ऑफ एंडोरफिन्स। खुश यानी ज़्यादा रहना चाहिए। एंडोरफिन उसमें मार्फिन लाइक जो स्ट्रक्चर हैं वो ब्रेन में एंड न्यूरो ट्रांसमीटर हैं वो रिलीज़ होते हैं जिससे बंदा खुश होता है और लाइफ जो है वो भी बढ़ती है। क्रिएट ए सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, खुशी महसूस होती है जब आप फ़कीरों को देते हैं या लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को, और अच्छा सलूक लोगों के साथ करते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो ये स्ट्रेस रिडक्शन का एक बेहतरीन हल है कि हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज इज इसेंशियल टू स्टॉप द एजिंग एंड गो टुवर्ड द लॉन्जेविटी, ज़्यादा उम्र में बढ़ने के लिए। हेल्दी एजिंग एंड लॉन्जेविटी के लिए यू हैव टू टेक द डाइट प्लान, उसको कम से कम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करनी होगी, आपने कंट्रोल करना है। इसके बाद एक्सरसाइजेस करनी हैं डिफरेंट, जिसकी वजह से आप लॉन्जेविटी की तरफ जो है बढ़ जाएंगे और उसकी तरफ कम हो जाएंगे, एजिंग की तरफ कम हो जाएंगे। दीज आर द मेजर थिंग्स। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट स्लाइड है फर्स्ट पोर्शन की, फर्स्ट पार्ट की। क्रोनोलॉजिकल एजिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्रोनिक डिजीजेज जो हैं वो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक एंड हुई। सेनिसेंट सेल्स होते हैं जिनके बाद सिनोलिटिक ड्रग्स आएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चंद एक पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। डासाटाइनेब है, क्वेरेसिटीन है, ABT 263, SSK1 है, अंडर ट्रायल हैं कुछ के नई जो ड्रग्स हैं, और नेविटो कैलेक्स, ABT 737, फ्लेवोन जो है ये ड्रग्स हैं, ये सिनोलिटिक ड्रग्स हैं यानी सेनिसेंट सेल्स को ख़त्म करती हैं। इसी तरह एक्सरसाइज एज ए सिनोलिटिक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती है। एक्सरसाइज को यूज़ करें और जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना सेनिसेंट सेल्स ख़त्म होंगे। और इस तरह एनिमल मॉडल्स ऑफ एजिंग एंड क्रोनिक डिजीज़ के ऊपर भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और ये जीन भी देखे जा चुके हैं। उनको कम SA, SP जीन्स हैं, SA, बीटा, GAL, ये पहले हम बात कर चुके हैं। तो इनको ये स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जिनकी वजह से जो एजिंग है वो कम होगी और लॉन्जेविटी वो इंक्रीज़ होगी। अगले पार्ट में जो नेक्स्ट होगा उसमें हम सिनोलिटिक ड्रग्स को, मुख्तलिफ जो अदर ट्रीटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट कैसे होगी और कैसे हम लॉन्जेविटी के लिए कौन कौन सी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो सेकंड पार्ट में होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आगे मैं बताऊंगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, you can put in comment section. Thank you. Allah Hafiz.